रोजमर्रा की तरह एक आदमी जिसका नाम मोहन चंद है वो अपने घर से जंगल में शौच करने के लिए निकलता है। सुबह के लगभग 4:30 बजे या 4 बजे के आसपास का वक्त रहा होगा। उस वक्त थोड़ा अंधेरा था, आसपास का कुछ दिखाई नहीं दे रहा था और जैसे ही वो जंगल की तरफ जाता है अचानक उसको ठोकर लगती है और ठोकर लगने के बाद वो एक गड्ढे में जाकर गिर जाता है। इससे पहले कि वो अपने आप को संभालने के बाद उसे कुछ ऐसा लगता है जैसे कि उसके सामने कोई बैठा हुआ है, कोई है, और जैसे ही वो उसको छूने की कोशिश करता है तब एकदम से डर जाता है। डरने वाली जरा सी बात भी थी। अपनी जेब से माचिस निकालता है और माचिस निकालने के बाद जैसे ही तीली जलाता है और देखता है तो सामने एक लाश पड़ी हुई है। लाश के जो मुंह है उसमें कपड़ा ठुसा हुआ था और थोड़ा करीब से झांकने की कोशिश करता है, देखने की कोशिश करता है तो उसके तन पर एक भी कपड़ा नहीं था, हाथ बंधे हुए थे। इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, संभाल पाता, उसके मुंह से आवाज भी नहीं निकल पा रही थी। हिम्मत जुटाते हुए उसने चीखना शुरू कर दिया, चिल्लाना शुरू कर दिया और उसकी चीख पुकार सुनने के बाद यहाँ अकेला मोहन चंद ही नहीं था बल्कि आसपास के कई ऐसे लोग थे जो सुबह सुबह जंगल में शौच के लिए आते हैं। उसकी आवाज़ सुनने के बाद 2-4-5 लोग उस गड्ढे की तरफ आते हैं और वो भी उजाला कर जब झांकने की कोशिश करते हैं तो सामने एक लाश पड़ी हुई थी, वो भी पूरी नग्न अवस्था में। उसको देखने के बाद लोगों को कुछ सरसराहट की आवाज़ सुनाई दी। ऐसा लगा कि जैसे कोई भागने की कोशिश कर रहा है। तभी लोगों ने मुस्तैदी दिखाते हुए, सतर्कता दिखाते हुए उसी आवाज़ की तरफ दौड़ते हैं और देखते हैं कि 2 लड़के वहाँ से भागने की कोशिश कर रहे थे। उन दोनों को पकड़ लेते हैं और गांव वाले पूछने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार तुम यहाँ से क्यों भाग रहे हो, क्या बात थी। ये बात अब केवल उन 10-20 लोगों के बीच नहीं थी बल्कि ये बात अब गांव के अंदर भी पहुंच चुकी थी और गांव से सैकड़ों की तादाद में लोग जब जंगल की तरफ भागने लगते हैं तब उन दोनों लड़कों की हालत वाकई देखने लायक थी। और जब उन लड़कों ने गांव वालों को अपनी बात बताई तो ये सुनने के बाद लोगों को इस कदर गुस्सा आता है कि वो उन्हें पीटने लगते हैं। लोगों को इस लड़के की, इन दोनों लड़कों की बातें सामने निकल के आती हैं तो लोग सन्न रह जाते हैं, सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि क्या इंसानियत इस कदर गिर चुकी है, क्या इंसान इस कदर राक्षस हो चुका है कि उसे रिश्तों की कोई परवाह भी नहीं है। आज की कहानी वाकई आपको परेशान कर सकती है, आपको झकझोर सकती है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश का एक जिला है मुजफ्फरनगर और इसी जिले का एक थाना लगता है तितावी। दरअसल तितावी थाना क्षेत्र का गांव है नूनाखेड़ा। जैसे ही गांव में ये मालूम होता है कि जंगल में एक लाश मिली है और लाश के साथ 2 लड़के मिले हैं, तभी उन लोगों की भीड़ में से दौड़ता हुआ एक व्यक्ति गांव में आता है और गांव का एक संपन्न व्यक्ति है, एक बुजुर्ग व्यक्ति है जिसका नाम है मोहर सिंह। मोहर सिंह के पास हाँफता हुआ, दौड़ते हुआ आता है कि बाबा जल्दी से भाग के चलो, हमारे दोनों बालकों को वो लोग मार डालेंगे। बस इतना सुनना था कि बाबा दौड़ते हुए, क्योंकि उनकी उम्र लगभग 65 साल के आसपास, बुजुर्ग व्यक्ति, संपन्न व्यक्ति, अच्छे व्यक्ति जिनकी पूरा गांव का हर एक बच्चा, एक व्यक्ति, एक महिला, सभी लोग इज्जत करते थे, आज उन्हीं के बच्चों पर बन आई है। वो दौड़ते हुए जंगल की तरफ जाते हैं और वहां जाकर देखते हैं तो कम से कम 400-500 लोग थे। कोई उन दोनों लड़कों को इधर खींच रहा है, कोई किधर खींच रहा है, कोई मारने की कोशिश कर रहा है, कोई पूछने की कोशिश कर रहा है, कोई जानने की कोशिश कर रहा है कि आखिरकार तुमने ऐसा क्यों किया। तब उस बुजुर्ग व्यक्ति को लगता है कि मैं शायद इन लोगों को रोक नहीं पाऊंगा और तभी वो दौड़ते हुए पहुंच जाते हैं तितावी थाने में और एसएचओ से जाकर कहते हैं, सुबह के लगभग 5 या 5:30 बजे के आसपास का वक्त रहा होगा, 1 से 1.5 घंटा बीत चुका था और वो दोनों लड़के उन लोगों की गिरफ्त में थे। थाने में जाकर चीखता है, चिल्लाता है, कहता है साहब जल्दी से चलो, गांव नूनाखेड़ा के जंगल में मेरे बच्चों को, मेरे पोतों को कुछ लोग मार डालेंगे, उन्हें बचा लो। बस पुलिस ये बात सुनती है और जैसे ही एसएचओ को पता चलती है तो एसएचओ अपनी टीम के साथ, भारी पुलिस बल के साथ उस बुजुर्ग व्यक्ति को अपनी कार में बिठाकर, अपनी जीप में बिठाकर सीधा उस घटना स्थल पर पहुंच जाते हैं। और वहां जाकर जो दृश्य देखते हैं पुलिस वाले, वो भी दंग रह जाते हैं, हैरान रह जाते हैं। एक गड्ढे में लाश पड़ी हुई है, तब तक काफी दिन भी निकल चुका था और दोनों लड़कों को कुछ लोग बुरी तरह से पीट रहे थे। वो एक तरह से कह सकते हैं कि अधमरे हो चुके थे, उनकी आवाज भी नहीं निकल पा रही थी। प्रथम दृश्य देखकर तो ये लग रहा था कि शायद वो मर चुके हैं। पुलिस ने आनंद फानन ही लोगों को तितर बितर करते हुए उस भीड़ में से उन दोनों लड़कों को उठाया और उठाने के बाद सीधा तितावी पीएचसी की जो केंद्र है वहां पर भर्ती कराया और भर्ती कराने के बाद डॉक्टरों ने कहा कि शायद इन्हें बचा पाना मुश्किल है, इसलिए इन्हें हायर मेडिकल सेंटर रेफर कर दीजिए। उधर तो उन लड़कों को हायर मेडिकल सेंटर रेफर किया जाता है, उधर पुलिस जो लाश उस गड्ढे में पड़ी हुई थी उस लाश को कब्जे में लेते हैं तो पता चलता है कि ये लाश एक महिला की है जिसकी उम्र लगभग 22 से 23 साल के आसपास है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी आ जाती है और रिपोर्ट से पता चलता है कि इस मरी हुई महिला के साथ बार बार बलात्कार किया गया है, उसके साथ रेप किया गया है, उसके प्राइवेट पार्ट को बहुत ज़्यादा चोट पहुंचाई गई है। और जैसे ये बात गांव वालों को पता चलती है तो गांव वाले वाकई सन्न थे। उसके बाद
उन दोनों लड़कों का हायर मेडिकल सेंटर में उपचार चल रहा था और गांव के लोगों में लगातार रोष बढ़ रहा था। लोग कह रहे थे कि इन्हें क्यों बचाया जा रहा है, ऐसे दरिंदों को मार दिया जाए या खत्म कर दिया जाए या मरने दिया जाए तो ही बेहतर है। पुलिस वाले शांत करते हैं और बड़ी संख्या में लोग, ग्रामीण लोग उसी हॉस्पिटल की तरफ पहुंच जाते हैं जिस हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा था। पुलिस किसी तरह ग्रामीणों को समझा बुझाकर शांत करती है और उन्हें अपने घर भेज देती है। लगभग 3 दिन गुजर जाते हैं और 3 दिन के बाद उन दोनों लड़कों को होश आता है। उन दोनों लड़कों के नाम थे, एक का नाम पंकज और दूसरे का नाम हरिओम उर्फ बिट्टू। पंकज जो है वो गांव के जमींदार कह सकते हैं, बहुत अमीर व्यक्ति कह सकते हैं, एक किसान है, मोहर सिंह उनका पोता है। जब उससे पूछा जाता है कि आखिरकार क्या बात थी जो गांव वाले बोल रहे हैं, क्या वो सच है या फिर ऐसे ही गांव वाले कुछ बातें बना रहे हैं, तो पंकज सिंह शुरू में तो पुलिस को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी वो पुलिस की गिरफ्त में था। पुलिस ने कहा कि यदि तुमने सच नहीं बताया तो जो ग्रामीणों ने तुम्हारा हाल किया है शायद उससे भी बुरा हाल तुम्हारा हो सकता है। तब पंकज से बातचीत की जाती तो पंकज कहता है कि साहब, जब मैं 12 साल का था तब मेरी माँ मुझे छोड़कर चली जाती है, गांव के ही किसी व्यक्ति के साथ वो भाग जाती है। तब से हम, मेरे पिताजी, मेरे बाबा, हम तीनों अकेले रह जाते हैं। उसके पिताजी यानी कि सुरेंद्र सिंह, बाबा यानी कि मोहर सिंह और पंकज सिंह, ये तीनों ही घर के अंदर अकेले रहते थे और धीरे धीरे करके वक्त गुजरता है। कभी जब मौका मिलता था तो मोहर सिंह खाना बनाया करते थे, कभी वक्त मिला तो सुरेंद्र सिंह खाना बनाया करते थे। और ये बच्चे की परवरिश बहुत अच्छे से हो रही थी क्योंकि ज़मीन जायद वाले ये व्यक्ति हैं, सब कुछ ठीक चल रहा है। लेकिन जैसे जैसे वक्त आगे गुजरता है तो पंकज बताता है कि इसके पिताजी ने शादी करने के लिए साफ इनकार कर दिया था, लेकिन बाबा बार बार एक बात कहते थे, कब तक हम अपने हाथ से रोटियां बनाएंगे, कब तक हम ऐसे ही जिंदगी जिएंगे। तब सुरेंद्र सिंह तैयार हो जाता है शादी के लिए और एक शादी करता है एक खूबसूरत लड़की से। इतनी खूबसूरत लड़की कि गांव में चर्चा का विषय बन जाता है कि सुरेंद्र सिंह ने बड़ी ही खूबसूरत लड़की शादी की है, अपने ही बेटे से महज 3 साल बड़ी है, यानी कि बेटा 19 या 20 साल का होगा तो इसकी पत्नी की जो उम्र रही होगी 22 या 23 साल के आसपास रही होगी। सब कुछ ठीक चल रहा है और जैसे ही वो शादी होकर, क्योंकि परिवार की मर्जी से हुई है, सबकी सहमति से हुई है, बारात जाती है, गांव के लोग भी जाते हैं और जो भी शादी समारोह की औपचारिकताएं होती हैं ठीक वैसे ही शादी होती है। इस शादी से न गांव वालों को न रिश्तेदारों को किसी को भी कोई ऐतराज नहीं था, कोई परेशानी नहीं थी। आखिरकार जब ये लड़का और उसके घर वाले, जब सब कुछ ठीक चल रहा है तो एक दिन इसके बाबा मोहर सिंह ने देखा कि जो पंकज है वो अपनी माँ को माँ नहीं कहता है, वो उसका नाम लेता है पुष्पा। इस महिला का नाम पुष्पा है जिससे क्या उसके पिता की शादी हुई है। तो कहता है कि पुष्पा खाना दे दो या पुष्पा दूध दे दो, या इस तरह से जब डिमांड करता है तो उसके बाबा को बहुत बुरा लगता है और बाबा पंकज को अपने पास बुलाते हैं, उसे पुचकार कर दुलारते हुए कहते हैं कि बेटा, चाहे उसकी उम्र कितनी भी है, चाहे वो कैसी भी सही, तुम्हारी माँ है, उसे माँ की तरह सम्मान दो, उसे माँ की तरह प्यार दो। अगर तुमने उसके साथ कोई अच्छा व्यवहार नहीं किया तो मेरे से बुरा कोई तुम्हारे लिए कोई नहीं होगा। और आज के बाद ये ध्यान रखना, जब भी तुम घर में जाओगे बिना मेरी मर्जी के नहीं जाओगे। ऐसे नहीं है कि तुम अपने घर में जैसे पहले घूमते थे रसोई में या घर के आंगन में या घर के किसी भी कमरे में, ऐसे नहीं जाओगे। जाओगे तो सिर्फ मेरे साथ जाओगे, वैसे नहीं जाओगे। कहीं ना कहीं जब ये बात उसको पता चलती है पंकज को, तो पंकज अपने बाबा से कहता है कि बाबा, कोई शिकायत है क्या, मेरी कोई शिकायत की गई है, मैंने कोई गलती की है क्या? तो कहते हैं कोई गलती नहीं की है, कोई शिकायत नहीं की है, लेकिन मैं जितना कहता हूँ इस बात पर ध्यान रखना, तुम मेरे बहुत अच्छे वाले पोते हो। पंकज को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन पंकज के मन में सचमुच कुछ ऐसा पल रहा था, कुछ ऐसा चल रहा था जिसकी शायद उसके बाबा को या उसके पिताजी को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। एक दिन उसको नाम लेकर, वही जैसे नाम लेके बुलाया करता था कि पुष्पा मुझे खाना दे दो, तो बाबा ने सुन लिया। बाबा कहते हैं कि तुम इसे नाम लेके बुलाते हो, कितनी बुरी बात है। तब वो कहता है कि इसको नाम लेके ना बुलाया जाए तो क्या कह के बुलाया जाए, ये माँ जैसी तो लगती ही नहीं है। तब बाबा ने फिर से समझाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माना। और यहाँ से जितना उसके बाबा, जितने उसके पिता उसको रोकते थे, उतना ही वो छुप छुप के, दुबक कर, जैसे भी मौका मिलता था उसको देखने की कोशिश करता था। कभी नहाते हुए उसको देखने की कोशिश करता था, कभी खाना बनाते हुए उसको देखने की कोशिश करता था, कभी चुपके से जब भी उसको मौका मिलता था तब वो अपनी सौतेली माँ पर गंदी नजर रखता था। और हद तो तब हो जाती है जब एक दिन उसने अपनी ही सौतेली माँ का हाथ पकड़ लिया, और जैसे ही हाथ पकड़ा, ये बात उसकी माँ यानी कि पुष्पा को बहुत ज़्यादा खराब लगी। वो रोते हुए मोहर सिंह के पास जाती है और कहती है कि बाबा, ये मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करता है, तुम इसे समझाने की कोशिश क्यों नहीं करते? एक बार मोहर सिंह ने फिर से समझाया कि मान जाओ ये अच्छी बात नहीं है और ये तुम्हारी माँ है, लेकिन उसके दिमाग में, उसके जहन में कोई ऐसी बात घुसने को तैयार नहीं थी। ये हर छोटी छोटी बातें अपने दोस्त हरिओम उर्फ बिट्टू से शेयर किया करता था। वो सब बातें बताया करता था कि यार मुझे ये जो माँ है ना बहुत अच्छी लगती है, माँ तो खैर मुंह से निकलता ही नहीं है, ये पुष्पा मुझे बहुत अच्छी लगती है, पता नहीं पिताजी को कितनी
कैसे इतनी खूबसूरत महिला मिल गई है। और ये जब भी मौका मिलता था इसी ताल में रहता था, इसी ताक में रहता था कि कब उसको पास जाए, उसको छूने की कोशिश करे। और ऐसे ही धीरे धीरे वक्त गुजरने लगता है। तब हरिओम उर्फ बिट्टू कहता है कि तुम्हारे जो मंसूबे हैं, तुम्हारी जो मंजिल है वो शायद कभी पूरी नहीं होगी, इसके लिए तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। और काम कुछ बताता है कि मैं तुम्हें कुछ गोलियां लाकर देता हूं बाजार से, और जिस दिन तुम्हारे पिताजी घर पर ना हो उस दिन तुम किसी खाने में या किसी ऐसे पेय पदार्थ के अंदर ये गोलियां उन्हें दे देना, और जब नशे में हो तब जो तुम्हारा मन करता है वो तुम काम कर सकते हो और कोई विरोध भी नहीं करेगा। ठीक ऐसे ही इसको दिन के इंतजार था। उसके पिताजी जंगल भी जाया करते थे, उसके पिताजी कभी मंडी भी जाया करते थे, उसके पिताजी बाहर शुगर मिल पे भी जाया करते थे। तो वो मौके की तलाश में रहता था कि उस मौके की कि जिस दिन क्या उसके पिताजी उस दिन रात को घर पे ना हो। और ये एक दिन ऐसा ही मौका आता है जब उसके पिताजी सचमुच घर पर नहीं थे, और घर के अंदर जो दूध रखा हुआ था, क्योंकि पूरे घर के सभी लोगों को दूध पीने की आदत थी, और वो जो गोलियों का पत्ता मिला था उसमें 10 की 10 गोलियां वो दूध के अंदर मिला देता है। और मिलाने के बाद उसकी सौतेली माँ और उसके बाबा दोनों ही दूध पी लेते हैं, और दूध पीने के बाद वो दोनों पूरी तरह से सो जाते हैं। और जैसे ही उनकी आंख लगती है, आंख लगने के बाद आखिरकार उसको एक मौका मिल जाता है। वो किसी तरह से एक प्रवेश करता है कमरे के अंदर, और कमरे के अंदर जाने के बाद उस अपनी माँ को यानी कि सौतेली माँ पुष्पा को वो झंझोड़ने की कोशिश करता है, उठाने की कोशिश करता है, और वो नहीं उठती। तब वो बहुत ज्यादा खिलखिलाकर हंसता है, क्योंकि जैसे कि उसकी माँ सोई हुई थी ठीक वैसे ही उसके बाबा भी सोए हुए थे। और उसने एक प्लानिंग की थी कि पूरे दूध में इसलिए उसने गोलियों को मिलाया था, यदि पिताजी भी किसी वजह से आ जाते हैं अचानक से तो वो भी दूध पीने की उनकी आदत थी, तो वो भी दूध पिएंगे और सो जाएंगे। फिर वो दौड़ता हुआ बाहर जाता है, अपने दोस्त से कहता है कि जो हमने एक प्लान बनाया था वो प्लान कामयाब हो गया है, वो सोए हुए हैं। तो वो कहता है कि एक काम कर, जल्दी से अगर वहां कुछ करेगा तो शायद दिक्कत होगी, उसे जंगल की तरफ लेके आ। घर से निकलते ही कुछ ही दूरी पर, यानी कि 100-150 मीटर की दूरी पर निकलते ही फिर जंगल की शुरुआत हो जाती है। उसको अपने कांधे पर डालकर पुष्पा को सीधा जंगल की तरफ लेके जाता है, और जंगल की तरफ ले जाने के बाद उसका दोस्त हरिओम और पंकज दोनों मिलकर उसके साथ बारी बारी से बलात्कार करते हैं। एक तरह से इन दोनों में होड़ पैदा हो जाती है कि कौन ज्यादा बार करेगा, और ऐसे ही करते रहते हैं। अचानक ही उस महिला की आंख खुल जाती है, और जैसे ही उस महिला ने चीखने की कोशिश की तो उसी के कपड़े जो उतारे हुए थे उसी कपड़ों में से उसका जो दुपट्टा था उसके मुंह में ठूंस देता है ताकि वो आवाज न लगा सके। साथ ही उसके जो हाथ होते हैं उन हाथों को वो सलवार से बांध देते हैं, और उसके बाद फिर उसके साथ फिर से वही गंदा काम करते रहते हैं। रात के 10 बजे का वाकया था। 10 बजे से लेके ऐसे ही चलता रहा और करते रहे। पता चलता है कि जब हरिओम कहता है कि शायद मुझे ऐसा लगता है इनकी सांसें रुक चुकी हैं, ये मर चुकी हैं, तब वो शायद काफी देर पहले मर चुकी थी, उसकी सांसें रुक चुकी थी, शायद कपड़ा ठुसने की वजह से या फिर किसी और वजह से। ये बीच बीच में मारपीट भी कर रहे थे, कुछ ऐसी चीजों से मारा जो प्राइवेट पार्ट से लगातार खून बह रहा था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी ऐसे आता है, लगातार खून बहने से ही उसकी मौत हुई थी। और उसके साथ करते रहते हैं। तब उन्हें लगता है कि ये तो बहुत बड़ा पाप हो गया है, अगर ये बात घर वालों को पता चल जाती है तो घर वाले तो मार डालेंगे। तभी वो दौड़ते हुए घर जाते हैं वापस, और घर से जाने के बाद वहां से 2 फावड़े देते हैं, और फावड़े लेकर वो सीधा उसी जंगल में पहुंचते हैं और वहां जाकर गड्ढा खोदना शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे सुबह के 4 बज जाते हैं, और 4 बजने के बाद वो लगभग पूरा गड्ढा खोद चुके थे, और उस लाश को उठाते हैं, उस गड्ढे के अंदर डाल देते हैं। जैसे ही लाश उस गड्ढे के अंदर डालते हैं तब उन्हें याद आता है कि ये कपड़े जो बाहर उन्होंने उतारे थे, क्योंकि अभी 2 ही कपड़े थे, एक से हाथ बंधे हुए थे, दूसरा कपड़ा उसके मुंह में ठुसा हुआ था। बाकी के जो कपड़े थे वो जंगल में कहीं इधर उधर छूट जाते हैं। पूरी तरह से अंधेरा हो रहा था और वो कपड़े उन्हें नहीं मिल पाते हैं। दोनों ही मिलकर यानी कि पंकज और हरिओम इधर उधर कपड़ों की तलाश कर रहे थे, और कपड़े ढूंढते ढूंढते वो काफी अलग निकल जाते हैं, क्योंकि वो भूल चुके थे कि आखिरकार कपड़े कहाँ हैं। तभी इस बीच में गांव का एक व्यक्ति जिसका नाम मोहन चंद, जो कि शौच के लिए आता है, उसको ठोकर लगती है और वो उसके अंदर गिर जाता है गड्ढे के अंदर। जब देखता है कि लाश पड़ी हुई है, उसकी चीख पुकार सुनने के बाद गांव के लोग, आसपास के लोग जब मौके पर आते हैं तो लोगों को पता चलता है कि इसके बारे में लोगों में चर्चा तो थी कि पंकज अपनी माँ पर बुरी नजर रखता है, गंदी नजर रखता है। जब लोगों को पता चलता है तो लोग उसको बुरी तरह से मारते हैं, क्योंकि उसने जो घिनौना कृत्य किया है, शायद इंसानियत में ऐसा कोई इंसान ऐसा कर ही नहीं सकता जो उसने किया है। और वो महिला, भले ही चाहे उसकी उम्र कम थी, लेकिन वो एक बहुत अच्छी महिला थी। उसके लाख बार कहने के बाद भी वो अपने जो कह सकते हैं कि अपनी बात से वो डगमाई नहीं, और पूरी ईमानदारी के साथ वो अपने पति के साथ रही। लेकिन उसका जो पंकज, उसका जो सौतेला बेटा था, वो अपनी हरकतों से वो बाज नहीं आ रहा था, और उसने इतना घिनौना कृत्य किया। पुलिस ने इन सबको गिरफ्तार करने के बाद, यानी कि उसके दोस्त हरिओम उर्फ बिट्टू और साथ ही पंकज को गिरफ्तार करने के बाद जेल भेज दिया। लेकिन जैसे ही घटना लोगों को पता चलती है तो लोग वाकई शर्मसार थे, परेशान थे कि इंसानियत में भी कुछ ऐसे लोग रहते हैं। इंसान, उन्हें कहना शायद बुरा लगेगा, इंसानियत पे भी
शायद शर्म आने लगेगी, उन्हें राक्षस कहें, ये भेड़िया कहें, क्या कहें। आज भी ये लोग अभी भी सलाखों के पीछे हैं और ये घर पूरी तरह से कह सकते हैं कि बर्बाद हो चुका है। और ये घटना आज भी उस इलाके में छोटी सी बात पर चर्चाओं में आ जाती है। ये घटना अभी भी चर्चाओं का विषय बनी हुई है। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि किसी का दिल दुखाना नहीं है। आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। यहाँ पर परिवार वालों की कुछ गलतियां रही थी तो सो थी, क्योंकि उसे शादी शायद बेटे की ही करनी चाहिए थी। बुजुर्ग व्यक्ति को उसे अपने न पोते की करनी चाहिए थी, बेटे की नहीं करनी चाहिए थी। और इस अगर शादी ही की थी तो उनके रहने के लिए अलग से प्रबंध कर देते, अलग से व्यवस्था कर देते। लेकिन घर वालों ने कोशिश की, कहते हैं कि होने को कौन टाल सकता है। अब सब कुछ बर्बाद हो चुका है। जो हुआ है वो वाकई बहुत गलत हुआ है। आप लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।